सुप्रभात बच्चों, मैं वरुण सिंह। सामान्य विज्ञान में भौतिकी से लेक्चर 18, जिसमें मात्रक और मापन में आप पढ़ेंगे, आप सार्थक अंक को पढ़ेंगे और आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। स्टार्ट करते हैं सार्थक अंक को ज्ञात करने के नियम। सबसे पहले हम सार्थक अंक के बारे में पढ़ेंगे कि सार्थक अंक है क्या, इसको समझेंगे। सार्थक अंक किसी संख्या में वे अंक हैं जो एक निश्चित अंक से एक अधिक होते हैं। मतलब एक निश्चित अंक से एक अधिक होते हैं, उसे सार्थक अंक कहेंगे, जहां अंतिम अंक अनिश्चित होता है। सार्थक अंक बच्चों, अंक किसी संख्या में वे अंक हैं जो एक निश्चित अंक से एक अधिक होते हैं, जहां अंतिम अंक अनिश्चित होता है। वे अंक जो किसी संख्या में वे अंक हैं जो किसी निश्चित अंक से एक अधिक होते हैं और जहां अंतिम अंक अनिश्चित होता है। तो बच्चों, सार्थक अंक को निर्धारित करने के नियम में पहला नियम है, मापी गई किसी भौतिक राशि को निरूपित करने वाली संख्या के सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। गैर शून्य अंक सार्थक, सभी गैर शून्य अंक, जितने भी गैर शून्य अंक होंगे वो सार्थक होंगे। इसको हम विस्तार से बताएंगे आपको। जैसे उदाहरण के लिए 39.432, इसमें क्या है, सार्थक अंक की संख्या 5 है, बिकॉज इसमें कोई शून्य वगैरह नहीं है, सभी गैर शून्य अंक सार्थक होते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। जैसे और भी ले सकते हैं 47.32, इसमें सार्थक अंक की संख्या 4 हो गई। मतलब जितने भी गैर शून्य अंक होंगे वो सब उसमें सार्थक, सभी अंक सार्थक होंगे। ये सभी अंक सार्थक है। दूसरा है, भौतिक राशियों के मापन में प्राप्त मान यदि गैर शून्य अंक के बीच शून्यांक स्थित हो। मतलब गैर शून्य अंक के बीच जो है शून्यांक स्थित हो तो शून्यांक भी सार्थक अंक होगा। जैसे कि गैर शून्य अंक के बीच शून्यांक है तो ये सार्थक है। 3 और 8 के बीच एक शून्य है तो ये भी सार्थक हो गया। 4 और 7 के बीच 2 शून्य है तो ये भी सार्थक हो गया। तो कुल सार्थक अंक कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 में सार्थक अंकों की संख्या 8 होगी। तीसरा है, यदि मापी गई किसी मान में दशमलव नहीं हो तो अंतिम गैर शून्य अंक के बाद आने वाले सभी शून्यांक सार्थक नहीं होते हैं। उदाहरण के तौर पर 3500 मीटर 3500 मीटर में सार्थक अंकों 3 और 5 की संख्या मात्र 2 है। चूंकि मापी गई लंबाई के मान में कहीं दशमलव नहीं है स्थित है, तो इसमें जो है, इसमें सार्थक अंक कितना हो गया? इसमें सार्थक अंक 2 हो गया। ठीक, तो यही चीज बताया जा रहा है कि मापी गई, देखिए यहां पर किसी मान में दशमलव नहीं है, यहां पर कोई दशमलव नहीं है। ओके, और अंतिम गैर शून्य अंक, ये अंतिम गैर शून्य अंक के बाद आने वाला जो भी शून्यांक है, ये अंतिम गैर शून्य अंक है। इसके बाद आने वाले सभी शून्यांक, कितना भी इधर जीरो लग जाए, वो सब सार्थक नहीं होंगे। आई बात समझ में? तो अब जो बच्चों हम लोग इसी सार्थक अंक, ये तीनों अंक को फिर हम आपको एक बार रिपीट करके समझा देते हैं। तो हमारे वीडियो के अंत तक आप बने रहे। तो निर्धारित करने के नियम में फोर्थ नियम है कि यदि किसी भौतिक राशि के मापन में ज्ञात मान में दशमलव का स्पष्ट स्थान हो, यहां पर देखिए दशमलव का स्पष्ट स्थान हो, एवं दशमलव के बाद केवल शून्यांक हो। दशमलव के बाद क्या है? केवल शून्यांक हो। तो दशमलव एवं अंतिम गैर शून्यांक, दशमलव एवं, ये अंतिम गैर शून्यांक है, दशमलव एवं अंतिम गैर शून्य अंक के बीच के सभी शून्य, दशमलव तथा अंतिम गैर शून्य अंक के बीच के सभी शून्य, ये जितने भी शून्य हैं सब सार्थक होंगे। मतलब इसको छोड़ करके दशमलव और गैर शून्य अंक के बीच के सभी अंक सार्थक होंगे। यहां पर ये बात ध्यान में रखना है कि दशमलव का एक स्पष्ट स्थान है यहाँ पर।
ओके। और दशमलव के बाद केवल क्या है, शून्यांक, ये देखिएगा। तो गैर शून्य अंक और दशमलव के बीच जितने भी अंक होंगे वो सब क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। सभी शून्य, दशमलव और गैर शून्य अंक के बीच, दशमलव और ये गैर शून्य अंक के बीच सभी शून्य जो होते हैं सार्थक होते हैं। तो सार्थक अंक कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो उदाहरण के तौर पर इतना, ये 4,82,000 किलोग्राम में 4 और 8 एवं 2 के अतिरिक्त, 4 8 2 के अतिरिक्त 3 शून्य अर्थात सार्थक अंक की संख्या 6 है। मतलब ये टोटल सार्थक अंक कितने हो गए, 6 हो गए। मतलब यहाँ कहने का अर्थ होता है बच्चों कि दशमलव का एक स्पष्ट स्थान है, दशमलव के बाद केवल शून्यांक हो। तो दशमलव एवं अंतिम गैर शून्य अंक के बीच, दशमलव और अंतिम गैर शून्य अंक के बीच जितना भी जीरो है वो सारे के सारे सार्थक हैं। तो इस क्वांटिटी में 1 2 3 4 5 6 सार्थक अंक होंगे। अब फिफ्थ है कि किसी राशि के मापन से प्राप्त मान किसी संख्या में दशमलव के पहले कोई गैर शून्यांक नहीं हो। दशमलव के पहले कोई गैर शून्यांक नहीं है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, जैसे कि 8 7 5 इस पॉइंट पर नहीं हो। तो दशमलव एवं गैर शून्यांकों के बीच, ये दशमलव एवं गैर शून्यांक, ये गैर शून्यांक के बीच स्थित कोई भी शून्य सार्थक नहीं होता। तो इस नंबर के बीच कोई भी शून्य ये सार्थक नहीं है, ये सार्थक नहीं। किसी संख्या में दशमलव से पहले कोई गैर, इस दशमलव के पहले कोई गैर शून्यांक नहीं है, नंबर नहीं है। तो दशमलव एवं, ये दशमलव एवं गैर शून्य अंक के बीच स्थित कोई भी शून्य सार्थक नहीं होता है। मतलब ये दोनों शून्य जो है सार्थक नहीं है। तो इसमें सार्थक अंक कितने हो गए, 1 और 1 2। तो सार्थक अंक की संख्या मात्र 2 है। अब इन पांचों पॉइंट्स को हम और अच्छे से बेहतर करके समझा रहे हैं। हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए, आज सार्थक अंक को निर्धारित करने के नियम में कुछ प्रश्न हैं जो कि आज जो नियम बताया उसी पर। तो बच्चों पहला है, ये संख्या दिया हुआ है 1 7, तो ये क्या हो गया, इसमें सार्थक अंक कितने होंगे, इसमें सार्थक अंक 2 होंगे। ये किस नियम के, पहले नियम पर आधारित है। सभी गैर शून्य अंक, गैर शून्य अंक का अर्थ होता है जो अंक शून्य नहीं है, सभी गैर शून्य अंक क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। इसमें सार्थक अंक कितने हो गए आपके, 2 हो गए। इसमें देखिए यहाँ भी कोई शून्य नहीं है, सभी गैर शून्य अंक कितने हो गए, सार्थक। इसमें सार्थक अंक की संख्या कितनी हो गई, 3। यहाँ पर बच्चों 1 7 8 2, इसमें सार्थक अंक की संख्या कितनी है, 4 हो गई। सभी गैर शून्य अंक क्या होते हैं, या अशून्य अंक, गैर शून्य को अशून्य अंक भी कहते हैं। तो इसमें सार्थक अंक की संख्या कितनी हो गई, चूंकि कोई भी अंक शून्य नहीं है इसलिए सारे के सारे अंक गैर शून्य हैं। तो इसमें सार्थक अंक की संख्या हो गई 5। ओके, तो ये किस नियम से है, सभी गैर शून्य अंक सार्थक होते हैं। जितने भी सभी अशून्य अंक क्या होते हैं, सार्थक होते हैं। तो यहाँ सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, इस नियम पर आधारित है ये। सभी अशून्य अंक, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। जितने भी, चूंकि कोई भी अंक यहाँ शून्य नहीं है और कोई सारे के सारे अंक हैं, तो ये सारे अंक क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। अब दूसरा है बच्चों कि अशून्य अंक और शून्य अंक दोनों को प्रदर्शित किया गया है दूसरे में। तो अशून्य अंक
ये अशून्य अंक या गैर शून्य अंक, और ये वाला शून्य अंक है। तो अशून्य अंक के मध्य जो भी जीरो होगा वो सार्थक होगा। तो यहाँ ये भी सार्थक, सार्थक और एक भी सार्थक। तो सार्थक अंक की संख्या यहाँ कितनी हो गई? यहाँ सार्थक अंक की संख्या हो गई 3। यहाँ देखिए सार्थक अंक 1, ये गैर शून्य अंक, ये गैर शून्य अंक, ये गैर शून्य अंक, ये शून्य। तो गैर शून्य अंक के बीच में शून्य है। गैर शून्य अंक मतलब अशून्य अंक के बीच, ये दोनों अशून्य अंक हैं। अशून्य अंक के बीच अगर शून्य है तो वो सार्थक लिया जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया सार्थक अंक की संख्या? 4 हो गई। यहाँ पर देखिए ये गैर शून्य अंक या अशून्य अंक, ये भी गैर शून्य अंक, अशून्य अंक, इसके बीच 2 जीरो है तो ये भी सार्थक है और ये अंक भी सार्थक है। तो सार्थक अंक की संख्या कितनी हो गई? 5। कितना हो गया? 5। इसमें देखिए, इसमें अशून्य अंक या इसको अशून्य अंक या गैर शून्य अंक, जो अंक शून्य नहीं है, यहाँ ये अशून्य अंक तथा गैर शून्य अंक के मध्य 3 जीरो है, इसके बीच आपका 3 जीरो है। तो ये तीनों शून्य भी सार्थक होगा। तो कितने सार्थक अंक हो गए? तो इसमें सार्थक अंक की संख्या हो गई 5। ये सार्थक अंक यहाँ लिखा गया है, सार्थक अंक, सार्थक अंक। ये दूसरे नियम पर आधारित है। अशून्य अंक के बीच स्थित जो भी शून्य होते हैं, अशून्य अंक के बीच अशून्य अंक के मध्य उपस्थित सभी शून्य सार्थक होते हैं। सभी शून्य क्या होते हैं? सार्थक होते हैं, सार्थक होते। अशून्य अंक के बीच सभी शून्य सार्थक होते। अब तीसरा प्रश्न, तीसरा है, देखिए संख्या दिया गया है 20, 210, 2130, 20,350। यहाँ सार्थक अंक। तो बच्चों इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? अंतिम अशून्य अंक के दाईं ओर सभी शून्य सार्थक नहीं होते। ये हो गया अंतिम अशून्य अंक। अंतिम अशून्य अंक के दाईं ओर जो भी शून्य है ये सब सार्थक नहीं है। अंतिम अशून्य अंक, ये अंतिम अशून्य अंक के बगल में क्या है? 0 है, तो ये सार्थक नहीं है। तो अंतिम अशून्य अंक के बगल में जो शून्य है ये सार्थक नहीं होगा। तो इसमें सार्थक अंक कितना हो गया? इसमें सार्थक अंक की संख्या हो गई 1। इसमें सार्थक अंक आपके हो गए 1। इसमें सार्थक अंक आपके हो गए 2। इसमें सार्थक अंक हो गए आपके 3। इसमें सार्थक अंक हो गए 1, 2, 3। चूंकि गैर शून्य अंक के बीच 0 जो होता है वो सार्थक होता है, तो यहाँ पर गैर शून्य अंक के बीच 0 ये सार्थक होगा। लेकिन अंतिम अशून्य अंक, ये अंतिम अशून्य अंक का बगल वाला 0 सार्थक नहीं होगा। तो सार्थक अंक कितने हो गए? 4। क्या नियम इसमें है? इसमें नियम है कि अंतिम अशून्य अंक के दाईं ओर, अंतिम अशून्य अंक, अशून्य अंक, अंतिम अशून्य अंक के दाईं ओर, दाईं ओर, दाएं ओर, दाईं ओर, अंतिम अशून्य अंक के दाईं ओर सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते। सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते। अंक नहीं होते, सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते।
होते हैं। ओके, ये हो गया। अब फोर्थ है आपका कि किसी दशमलव के दाईं ओर अशून्य अंक के बाईं ओर, दशमलव के दाएं, ये दशमलव है, ये दशमलव के दाईं ओर और अशून्य अंक के बाईं ओर, ये अशून्य अंक है और ये दशमलव है, ये दशमलव, और ये है आपका अशून्य अंक, अशून्य अंक, वह अंक जो शून्य नहीं है। दशमलव के दाईं ओर ये 0 है, अशून्य अंक के बाईं ओर ये 0 है। तो दशमलव बिंदु के दाईं ओर और अशून्य अंक के बाईं ओर स्थित सभी शून्य सार्थक नहीं होते। तो ये शून्य जो है दशमलव अंक के दाईं ओर और गैर शून्य अंक के बाईं ओर जो भी शून्य है ये सब आपके सार्थक नहीं है। तो इसमें सार्थक अंक कितने हो गए, यहां पर लिखते हैं सार्थक अंक। तो इसमें सार्थक अंक की संख्या कितनी हो गई पहले में, तो इसमें सार्थक अंक की संख्या यहां पर देखिए 1 है। चूंकि देखिए गैर शून्य अंक के बाएं तरफ और दशमलव के दाएं तरफ, तो अशून्य अंक मतलब गैर शून्य अंक के बाएं तरफ और दशमलव के, ये दशमलव के दाएं तरफ जो भी शून्य होगा वो सार्थक नहीं हुआ। तो यहाँ भी कितना हो गया सार्थक अंक 1। यहाँ पर देखिए दशमलव के आपके दाएं तरफ, ये दायां हो गया इस साइड, ये दायां है इधर, और गैर शून्य अंक या शून्य अंक के बाईं ओर जो भी 0 है वो सार्थक नहीं है। ये दोनों सार्थक नहीं, ये तो सार्थक नहीं है। ये हो गया आपका 2 सार्थक अंक। यहाँ पर कितना असार्थक अंक हुए 2। यहाँ पर उसी तरह से सार्थक अंक 3 और यहाँ पर 4 सार्थक अंक। और ये किस नियम से है, ये नियम है किसी दशमलव बिंदु के दाईं ओर, ये नियम है हो गया किसी दशमलव बिंदु, किसी दशमलव बिंदु के दाईं ओर, के दाईं ओर अशून्य अंक के बाईं ओर, अशून्य या इसको कहिएगा गैर शून्य अंक, गैर शून्य अंक के बाईं ओर, गैर शून्य अंक के बाईं ओर स्थित सभी शून्य, स्थित सभी शून्य सार्थक नहीं होते। स्थित सभी शून्य सार्थक नहीं होते, नहीं होते। जैसा कि यहां दिखाया गया है, ये इसके लिए है, इसके लिए ये स्टेटमेंट है, इसके लिए ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के लिए ये है, इस स्टेटमेंट के लिए ये है। तो ये सार्थक अंक को निर्धारित करने के नियम में हमने बताया कि कैसे आप समझेंगे कि कौन सार्थक है कौन सार्थक नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि एसएससी सीजीएल जो है क्वेश्चन के पैटर्न्स, क्वेश्चन के लेवल को बढ़ा रहा है, तो सार्थक अंक एक निश्चित स्थान बनता है। तो बच्चों अब अगला पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट हम बताएंगे। फिफ्थ अंक में फिफ्थ नियम है, संख्या दिया गया है आपको 0.20, इसमें 0.230, इसमें दिया गया है बच्चों 0.2370। तो इसमें सार्थक अंक जो हो गए आपके, इसमें सार्थक अंक 2, इसको ही इसमें सार्थक अंक, ये 5वें नियम से है, 5वां नियम जो हमने पहले पढ़ाया, इसमें सार्थक अंक हो गए 3,
इसमें सार्थक अंक हो गए 4, मतलब कि सार्थक अंक हो गया, इसमें सार्थक अंक 2, 3, 4, और अगर यहां पर एक और 0 लग जाता तो ये सार्थक अंक 3 हो जाते, 0.200 अगर ऐसा है तो बच्चों ये किस नियम से है? ये नियम है इसका कि दशमलव बिंदु के दाईं ओर, यहां पर दशमलव बिंदु के दाईं, दशमलव बिंदु के दाईं ओर तथा अशून्य अंक के दाईं ओर स्थित, तथा अशून्य अंक या गैर शून्य अंक के दाईं ओर, अशून्य अंक के दाईं ओर स्थित सभी शून्य और स्थित सभी शून्य सार्थक होते हैं, सार्थक, सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं, सभी शून्य। दशमलव बिंदु की दाईं ओर और दशमलव बिंदु के दाईं ओर तथा अशून्य अंक के दाईं ओर, दशमलव बिंदु के, ये दशमलव बिंदु है, दशमलव बिंदु के दाईं ओर ये वाला, और तथा अशून्य अंक के, ये अशून्य अंक है, अशून्य अंक के दाईं ओर स्थित सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। तो जितने भी होते हैं दशमलव बिंदु के दाईं ओर, देखिए दशमलव बिंदु के यहाँ अगर एक 0 लग जाता तो दशमलव बिंदु के दाईं ओर तथा अशून्य अंक के दाईं ओर स्थित सभी शून्य सार्थक हैं। ये सारे शून्य जो हैं ये सार्थक हैं अशून्य अंक के दाईं ओर, और दशमलव बिंदु के इधर दाईं ओर अशून्य अंक और के बीच जो इधर बगल में जो 0 है वो सब। यहाँ पर अगर एक और 0 दे देते तो सार्थक अंक की संख्या यहाँ 3 हो जाती, अगर 0 देते तो यहाँ सार्थक अंक आपके 3 हो जाते। ये तो ये हो गया कि सार्थक अंक को निर्धारित करने के नियम। तो सार्थक अंक के नियम आप बेहद सीख गए होंगे कि यहाँ पर दशमलव बिंदु के दाईं ओर और अशून्य अंक के दाईं ओर स्थित सभी शून्य क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। ये सारे के सारे अंक क्या हो गए? आपके सार्थक अंक हो गए। ओके, दशमलव बिंदु के ये बताया गया है। तो बच्चों ये जो लेक्चर 18 है सामान्य विज्ञान, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर एसएससी सीजीएल के लिए, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे एनडीए, सीडीएस के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। सो आप हमारे इस वीडियो को जरूर समझने का प्रयास कीजिएगा और अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं हम आपसे। बीमा पहले हमने पढ़ा चुका था आपको, बीमा, उस बीमा में समघातकता का सिद्धांत, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे और वो होगा हमारा अंतिम लेक्चर मापन और मात्रक से। और तब तक आप सबको थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।